एक प्रस्तावना। तंत्र विकास एक बहुधामी अवधारणा है। इसकी व्याख्या एवं प्राय विषय एकद विशिष्ट के अनुसार होती है। इस अवधारणा का आदि साबिक अनामिक परिसर सामाजिक एवं आर्थिक प्रणालियों, नीतियों, कार्यक्रमों तथा गतिविधियों में परिवर्तन की वायु दिशा पर बहस तथा निर्णय लेने के लिए एक बुरा सतत विकास सामाजिक आर्थिक विकास की प्रक्रिया है, जिसमें पृथ्वी श्री ग्रहण क्षमता की सीमाओं के अंदर विकास की बात की जाती है। यह अवधारणा 1960 के दशक में तक विकसित हुई। लोग औद्योगिकरण के पर्यावरण पर हानिकारक प्रभावों से अवगत हुए। धीरे धीरे यह 1000 के दशक की सर्वाधिक महत्वपूर्ण सामाजिक आर्थिक अवधारणा बन गई। आज के समय में यह अवधारणा अंतर्राष्ट्रीय विकासवादी सम्मेलनों तथा कार्यक्रमों की सर्वाधिक राजनीतिक नारा बन गई है। यह मान हुआ है कि प्राकृतिक संसाधनों की खपत की दर उनकी पुनः उत्पादन की दर से बहुत अधिक है। सतत विकास का उद्भव प्राकृतिक संसाधनों की समाप्ति तथा उसके कारण आर्थिक क्रियामी तथा उत्पादन प्रणालियों के धीमे होने अथवा उनके बंद होने के भाग से हुआ। यह अवधारणा उत्पादन प्रणालियों पर नियंत्रण करने वाले बोए से लोगों द्वारा प्रकृति के बहुमूल्य तथा सीमित संसाधनों के लालवपूर्ण दुरुपयोग का परिणाम है। सततशीलता कोयला, तेल तथा जल जैसे संसाधनी के दोहन के लिए उत्पादन तकनीकों, औद्योगिक प्रक्रियाओं तथा विकास की न्यायोचित नीतियों के संबंध में दीर्घकालीन योजना प्रस्तुत करती है। यह योजना संसाधनों के दीर्घ जीवन काल तथा एक विस्तृत प्रयोक्ता आमार को सुनिश्चित करती है, जिससे अधिकाधिक संख्या में लोग दीर्घकाल तक उससे लाभ प्राप्त कर सकें। सततशीलता का विचार ऊर्जा बचत उपायों के लिए प्रौद्योगिकी परिवर्तन और जीवन की गुणवत्ता को कम किए बिना नागरिकों को सुविधा प्रदान करने हेतु वैकल्पिक तथा गैर पारंपरिक व्यवस्थाओं की अपरिहार्यता पर भी आघात करता है। इसने जनता तथा सरकारों के विचार करने और विकारात्मक कार्यक्रमों तथा परियोजनाओं के निर्माण करने के तरीकों में संपूर्ण क्रांति ला दी है। इससे बुनियादी शासन प्रबंध के लिए एक नए सम्मान का उदय हुआ है, जो भूमि, जन तथा जंगल को प्रदान करते हुए अभिवृद्धि को प्रोत्साहित करता है। भूमि, जल तथा जंगल किसी भी प्रकार के औद्योगिकरण के मूल साधन है। इसीलिए सतत विकास की अवधारणा नीचे से योजना की और इंगित करती है, न कि उस कस्यताशील उम्र से योजना की जिसमें बुनियाद पर्यावरण व्यवस्थाएं प्रौद्योगिकीय प्रणालियों से आगे बढ़ाई जाती थी। परिणामस्वरूप बुनियादी पर्यावरण व्यवस्थाएं समाप्त होने लगी, क्योंकि वे बड़ी मात्रा में गंदगी तथा प्रदूषण की सफाई करने तथा संसाधनों के अति प्रयोग को चौंकने में असफल रहीं। 1.2 सततशीलता विकास तथा सतत विकास का अर्थ। प्रकृति ने मानव समाजों तथा अर्थव्यवस्थाओं को एक जटिल जीवन रक्षा प्रणाली, हवा, पानी, भोजन तथा जीवित रहने के लिए एक उपयुक्त वातावरण प्रदान किया है। प्रकृति ने पृथ्वी पर जीवन का समर्थन तथा पोषण अति प्राचीन काल से किया है और भविष्य में भी ऐसा होता रहेगा। इसे हम प्रकृति अथवा पारिस्थितिकी तंत्र, इकोसिस्टम अथवा पर्यावरण की सततशीलता कहेंगे। लेकिन हम अपनी लालची गतिविधियों द्वारा प्राकृतिक प्रणालियों की सततशीलता के साथ हस्तक्षेप करते रहे हैं, और इसी ठया से हम ऐसा कयो तो कन्वर्जीन के अन्य स्पष्टों बल्कि मानवता का ही अति खतरे में पड़ जाएगा। प्रकृति के आघातों की सहने की क्षमता की सीमाएं हैं। एक बार प्रकृति की प्रारंभिक अवस्था में फेरबदल होने के बाद उसे प्रारंभिक अवस्था में ले जाया नहीं जा सका। 3 परिवर्तन की सहते की प्रकृति की सीमित क्षमता है। इसलिए आज मानव मात्र के समक्ष यह निर्धारित करने की चुनौती है कि इन किन प्रकार की अवस्था में रहना बेहतर है और प्रकृति की ग्रहण क्षमता के भीतर उसकी प्रक्रियाओं में निहित सीमाओं में अपना जीवन जैसे निरंतर बनाए रख सकते हैं। सततशीलता साधशील शब्द की विभिन्न तरीकों के परिभाषित किया गया है। सततशीलता का अर्थ एक प्रक्रिया अथवा स्थिति से है जो हमेशा के लिए बनी रहे। प्राकृतिक सरावगी का प्रयोग इस प्रकार किन पारित की लॉजिकल समझी कोई सततशीलता की एक न्यूनतम आवश्यक दशा समस्त प्राकृतिक पूंजी भंडार की कौसान स्तर 19 या उससे ऊपर बनाए रखना है। सशीला शब्द का प्रयोग विकास नीतियों के सांसारिक तथा जीवन यापन के संदर्भ को प्रदर्शित करने के लिए भी किया जाता है। सांसारिक संदर्भ उस काल के अनुसार परिप्रेक्ष्य को स्पष्ट करता है जिसमें समुदाय अपनी सांस्कृतिक तथा आर्थिक एकता को बनाए रहते हैं। विकास नीतियों के जीवनयापन संदर्भ कर अर्थ वर्तमान मूल्यों का परीक्षण है, जिन्हें बाहरी आर्थिक शक्तियों से खतरा है और जिससे नाजुक प्राकृतिक संसाधन तुरंत बर्बाद हो जाएगा। प्रकृति तथा प्राकृतिक संसाधन संरक्षण के अंतर्राष्ट्रीय संगठन इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेस IUCN को सतत जीवन की कार्यनीति स्ट्रैटेजी ऑफ सस्टेनेबल लिविंग 1991 में यह कहा गया है कि सतत उपयोग का अर्थ किसी जीव, पारिस्थितिकी प्रणाली अथवा अन्य नवीकरणीय संसाधन का उनकी नवीकरणीय मात्रा के अनुरूप उपयोग है। अर्थशास्त्री हेमनडाली ने सत्ताशीलता बनाए रखने के विशेष नियम प्रस्तुत किए हैं। उनका मत है कि नवीकरणीय संसाधनों के उपयोग की दर उनकी पुनर्जन्य दर से अधिक नहीं होनी चाहिए। गैर-नवीकरणीय संसाधनों की उपयोग की दर नवीकरणीय विकल्पों के विकास की दर से अधिक नहीं होनी चाहिए। प्रदूषण उत्सर्जन की दर पर्यावरण की खपत क्षमता से अधिक नहीं होनी चाहिए। विकास शब्द का अर्थ मोटे तौर पर सामाजिक एवं आर्थिक सुधार है। विश्व के सभी निवासियों के लिए अवसरों, समृद्धि तथा विकल्पों चॉइसेस का निर्माण करने के लिए इसकी आवश्यकता है और इसे इस तरह से आगे बढ़ना चाहिए जिससे कि भविष्य की पीढ़ियों के समक्ष भी चवन की सुविधा रहे।
विकास का अर्थ लाभता एवं स्वतंत्रता की और मानवीय तथा प्राकृतिक पर्यावरण की एक समग्र अभिवृद्धि है। यह अभिवृद्धि के एक नमूने का संकेत करता है जी राष्ट्र को अपने आंतरिक तथा बाहरी पर्यावरण के संबंध में अधिक निर्णायक बनाता है। सतत विकास की अवधारणा पर जोर आर्थिक विकास नीतियों में पर्यावरणीय विचारों को केंद्रीय विषय में इतने के लिए दिया गया। इसका उद्देश्य सतत विकास युक्तियों में संशोधन लाना था। सतत विकास में सतत व विकास के दो शब्द जुड़े हैं, जिसका अर्थ अभिवृद्धि एक ऐसे नमूने से है जो प्रकृति को समग्र संसाधनों के साथ संबंधों में अपनी जनता की देखभाल की राष्ट्रीय क्षमताओं को मजबूत करता है। सतत विकास की सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली परिभाषा प्रस्टलैंड आयोग ने अपनी रिपोर्ट अवर कॉमन यूबर 1967 में दी। दरले सतत विकास को ऐसा वित्त कहा भी भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं की पूर्ति से बिना कोई सीता किए वर्तमान की पूरी करता है। उसके बाद में सतत विकास की अनेक व्याख्याएं आई है, जैसे कलाएं, पारिस्थितिकी व्यवस्थाओं की ग्रहणताओं के भीतर मानव जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाना। ऐसी आर्थिक अभिवृद्धि जी संचार के सीमित प्राकृतिक संसाधनों एवं उसकी ग्रहण क्षमता को और नष्ट किए बिना विश्व के सभी लोगों की बोटे से विशेषामित्र मुक्त लोगों को न्याय तथा सत्तर प्रशन करें। सतत विकास में पैतृक आर्थिक एवं सामाजिक निमस शामिल है, जो प्राकृतिक पर्यावरण तथा सामाजिक न्याय नी अवसर विकास मनुष्य और उसके पर्यावरण पति को हुए एक चेतावनी देता है कि मनुष्य प्रकृति के विरुद्ध विकास को नहीं सकता, क्योंकि अंत में यह प्रकृति है जिसकी विजन होगी। सतत विकास प्राकृतिक संसाधन तथा पर्यावरण के संरक्षण एवं परीक्षण और ऊर्जा कचरे तमा परिवहन के प्रबंध को प्रोत्साहन देता है। सतत विकास उत्पादन व उपभोग के ऐसे नमूनों पर आधारित विकास है जिन्हें मानव अथवा प्राकृतिक पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना भविष्य में अनुशीलन किया जा सकता है। इसमें आर्थिक गतिविधि वो रामों में समाज के समस्त वर्गों की व्यापपूर्ण साझेदारी, मनुष्यों की भलाई को प्रोत्साहन, स्वास्थ्य की सतह का नाप गरीबी घटाना शामिल है। यदि सतत विकास को सफल होना है तो उसके लिए जरूरी है कि हमारी वर्तमान जीवन शैली तथा पर्यावरण पर उसके प्रभाव के संबंध में व्यक्तियों तथा सरकारों की दृष्टिकोणों में सुधार हो। सतत विकास के उद्देश्य सतत विकास के कुछंद तथा व्यापक उद्देश्य है जी वर्ग, जाति, भाषा व क्षेत्रीय पाबंदियों से परे है। उद्देश्य शोषण मनोस्थिति की जंजीरों से आत्मा की मुक्ति हेतु एक अधिकार पत्र है जिन्होंने राष्ट्र को नष्ट और उनकी जैव संपदा को कम किया है। संक्षेप में उद्देश्य है, एक समता तथा न्याय के साथ अधिकांश लोगों के जीवन स्तर पोषित हैं। यह निर्णय प्रक्रिया में सीमाओं के आर पार तथा संचित क्यूमुलेटिव प्रभावों को ध्यान में रखना होगा। 2. दुरुपयोग तथा व्यर्थ रामभीग से पृथ्वी के प्राकृतिक संसाधनों का परीक्षण व संरक्षण हो। इसके लिए जरूरी है कि जमीन व उसकी विविधता को समुदाय के लिए आधार के रूप में आदर मिले। 2. ऐसी नई प्रौद्योगिकी तथा वैज्ञानिक तकनीकों की खोज हो जो प्रकृति के नियमों के अनुकूल मकी प्रतिकूल कार्य करें। यही विभिन्न राष्ट्रों द्वारा की जा रही विकास नीतियों से लाभों और चुनौतियों को परस्पर बांटना जरूरी है। 4. विविधता का सम्मान करना और स्थानीय तथा देशी समुदायों को और अधिक बुनियादी रुझान वाली तथा प्रासंगिक विकास नीतियों के लिए शामिल करना। यहाँ आर्थिक उपयुक्तता, सांस्कृतिक व पर्यावरणीय मूल्यों को नीतियों व कार्यक्रमों के रूप में विकसित किए जाने की आवश्यकता के तथ्य निहित है। 5. शासन प्रबंध की संस्थाओं का विकेंद्रीकरण करना और उन्हें अधिक लचीला, पारदर्शी तथा जनता के प्रति उत्तरदायी बनाना। उनमें मुक्त समावेशीय तथा भागीदारी निर्णय प्रक्रिया हो। 6. ऐसी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की योजना बनाना जिनकी निर्माण राष्ट्रों की आवश्यकताओं को मान्यता है और उनकी प्राकृतिक संपदा तथा पर्यावरण को नष्ट किए बिना अभिवृद्धि लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायता करें। 7. दिशा के सभी राष्ट्रों में शांतिपूर्ण सहअस्तित्व को नव्यता, क्योंकि केवल शांति ही जाने मान्यता के व्यापक स्थिति में नवीनता लाने में सहायक होगी। इसके लिए सदियों तथा न्यासी उत्तरदायित्वों और अनाराष्ट्रीय समझौतों का आदर करना होगा। सतत विकास एक मूल्य आधारित अवधारणा है जो परस्पर सहअस्तित्व और अन्यों के लिए समान के सार्वभौमिक विषय को आकर्षित करती है। यह चक्रित बनाकर आर्थिक, पर्यावरणीय तथा राजनीतिक विमानों को एक करने वाली एक निश्चित विकासमान प्रक्रिया है। यह परिधि की सन्नियासित दिशा है और राष्ट्रीय समुदाय तथा व्यक्तियों द्वारा निर्भय करने की एक रूपरेखा है। 1 फरवरी 2001 सकल राष्ट्रीय उत्पाद के अभिवृद्धि प्रतिमान के आलोचक व्यापक उत्पादन की मात्रात्मक अभिवृद्धि पर आधारित औद्योगिकरण में विकसित देशी में आर्थिक विकास को प्रारंभ किया। गैर सतत विकास को अभिवृद्धि रुझान नीतियों की असफलता के सम में देखा जाता है, जिसमें जनता को लिए फायदेमंद गुणात्मक तथा समर्थ उत्पादन के विपरीत कंबल मात्रात्मक उत्पादन पर ध्यान दिया गया। परंपरागत तौर पर एक राष्ट्र की अभिवृद्धि की सकल घरेलू उत्पाद ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट (जीडीपी) तथा सकल राष्ट्रीय उत्पाद ग्रास नेशनल प्रोडक्ट (जीएनपी) से आंका जाता है। लेकिन इन दोनों से यह पता नहीं चलता कि राष्ट्र वास्तव में संस्कृति से समृद्ध तथा मानवीय मूल्यों में विकासोन्मुख है। सकल घरेलू उत्पाद तथा सकल राष्ट्रीय उत्पाद के संकेतक मुख्य तौर से मूर्त उत्पादों पर केंद्रित होते हैं। स्वास्थ्य पर प्रदूषण का प्रभाव, जानवर, पेड़ों की पौध विविधता और जमीन के नीचे पानी के स्तर को बनाए रखने आदि जैसे अभूतों के मूल्यों का आकलन करने में असफल होते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा घोषित पहले विकास दशक के अंतिम चरण में किए गए अध्ययनों से पता चला है कि सकल आय अभिवृद्धि ग्रोस इनकम ग्रोथ से हमेशा गरीबी घटती नहीं है।
पिछली शताब्दी के अंत में विकासशील देशों में 1.3 अब लोग प्रतिदिन एक अमेरिकी विलेज से ही जीव कर रहे थे। कुपोषण, निराश्रित तथा वंचन के शिकार थे। अभिवृद्धि प्रतिमान ने विश्व में आय के वितरण की ओर कोई ध्यान नहीं दिया। परिणाम स्वरूप निर्धन और भी निर्धन होते चले गए, जबकि मूल्यवान संपदा मात्र 20% धनवानों के पास हैद हो गई। असमानताओं के विभिन्न स्वरूप और असमान उत्पादन, वितरण एवं उपभोग भारी अनुपात में बढ़ गए हैं, जिससे गरीब लोग उम्र के थोड़े से अमीरों के द्वारा निर्मित नीतियों के शिकार बन रहे हैं। 1 फरवरी 2002 औद्योगिकरण। 18वीं शताब्दी के मध्य के बाद इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई और उसने कृषि पर निर्भर ग्रामीण जनता वाले इंग्लैंड को कारखाने में उत्पादन करने वाले एक शहर केंद्रीय में बदल डाला। इंग्लैंड में कयास की वस्तुओं के विनिर्माण को आविष्कारों की एक श्रृंखला ने परिवर्तित कर दिया और उससे एक नई उत्पादन प्रणाली, कारखाना प्रणाली का उदय हुआ। 1750 से 1830 के वर्षों में उद्योग के अना हिस्सों में भी प्रगति हुई और इस सबने मिलकर एक दूसरे को परस्पर मजबूत करते हुए उद्योग के बढ़ते क्षेत्र में आगे फायदे दिए। नवीनीकरणों की प्रचुरताओं तथा विविधताओं को 3 सिद्धांतों के आधार पर समझा जा सकता है। 1. मानवीय कुशलता तथा प्रयत्नों का स्थान मशीनों ने ले लिया जो तीव्र, लगातार, स्पष्ट तथा बिना थके कार्य करती थी। 2. ऊर्जा के सजीव स्रोत की बजाय निर्जीव स्रोत का आ जाना, विशेषकर ताप को ऊर्जा में बदलने के लिए इंजनों का अपनाया जाना। इससे मनुष्य के पास ऊर्जा की एक नई प्रचुर आपूर्ति जा। 3. नए तथा अधिक मात्रा में उपलब्ध कराए माल का उपयोग होना, विशेषकर सागस्तियों अथवा पशुओं के बजाय खनिज का प्रयोग होने लगा। शीघ्र ही अन्य यूरोपीय देशों में भी औद्योगिकरण आरंभ हो गया। कुछ देशों में वह 19वीं शताब्दी के दौरान हुआ तो कुछ देशों जैसे का जापान में यह बात 9 दशकों में हुआ। औद्योगिक क्रांति केवल औद्योगिक तकनीक तथा उत्पादन में परिवर्तन की एक श्रृंखलामर नहीं थी, यहाँ तो सामाजिक कारणों तथा गंभीर सामाजिक अभावों के साथ एक सामाजिक ज्ञानित थी। औद्योगिक क्रांति में यह निहित था कि मानव के पास अब केवल असर और ज्ञान ही नहीं बल्कि प्रकृति को पराजित करने के मौलिक साधन भी थे। लेकिन एक तरफ जहां यह संपन्नता लाई तो दूसरी तरफ उसने काफी दुर्दशा की भी जन्म दिया। यदि हम एक तरफ औद्योगिक क्रांति का धन्यवाद आंतरिक दहन इंजनों तथा लेजर निर्देशित रेडियल हाथों को देने को लिए करते हैं, तो दूसरी ओर हम उसके सामाजिक तथा पर्यावरणीय संबंधी में खतरनाक प्रभाव के लिए उसकी भर्त्सना भी करते हैं। औद्योगिक क्रांति को संसाधनों, विशेषकर कच्चे माल की आवश्यकता थी जो गरीब देशों में उपलब्ध था, जबकि दक्षिण के देशों अर्थात विकासशील देशों से संसाधनों को निचोड़ा गया। मूल्य जोड़ केवल उत्तर के देशों अर्थात विकसित देशों में किया गया, जिससे आर्थिक असंतुलन पैदा हो गया। उपनिवेशवाद की प्रक्रिया में निर्यात के लिए दक्षिण के प्राकृतिक संसाधनों के शोषण के लिए उत्तरदायी थी। उसने एकल संस्कृति की स्थापना करके एक शीर्षण हित क्षेत्र को शोषण को लिए खोल दिया। स्वतंत्रता के बाद नई सरकारों ने तीव्र आर्थिक विकास पर ध्यान ज्यादा दिया और भौतिक संसाधनों पर उचित व न्याययुक्त पहुंच की ओर कम ध्यान दिया। 1950 के दशक के बाद में उत्तर के देशों ने राज्य द्वारा प्रबंधित औद्योगिक योजनाओं के जरिए तीव्र आर्थिक अभिवृद्धि चाही, जिससे संसाधनों का बेशुमार उपयोग व नाश हुआ। पूर्व सोवियत संघ तथा दक्षिणी यूरोप में हुनर प्रकार के औद्योगिका उत्पादन ने न केवल आर्थिक विस्थापन किया बल्कि पर्यावरण संबंधी असल सागर, अरल सिकल का सुख जाना, नाभिकीय दूषण, न्यूक्लियर कॉन्टैमिनेशन तथा वायु तथा जल का स्तर पर प्रदूषण जैसी समस्याएं पैदा हो गई। 1989 से इस प्रकार की अधिकांश शासन प्रणालियों लोकतंत्र के प्रायः साथ साथ आर्थिक संगठन व आर्थिक चदारीकरण की बाजार आधारित प्रणालियों की ओर बढ़ी हैं। जबकि बाजार प्रणाली आर्थिक संगठन के लिए स्वाभाविक तौर पर कार्यकुशल होती है, निर्णय होने की प्रक्रिया में परंपरागत तौर पर पर्यावरण कीमतों को गिना नहीं जाता। इससे प्राकृतिक संसाधनीकरण, हस्तक्षेपण हुआ और उसके साथ साथ उष्णकटिबंध वर्षा वनों जैसे प्राकृतिक तौर पर पर्यावरण पर नियंत्रण करने वाले तत्वों पर दबाव बढ़ा। 1991 में भूमंडलीय अर्थव्यवस्था के वार्षिक उत्पाद की कीमत $2.900 करोड़ अमेरिकी डॉलर थी, जिसका अर्थ यह था कि मात्र 17 दिनों में उसने पिछले 100 वर्षों के समस्त वार्षिक उत्पाद के समान उत्पादन किया। औद्योगिकरण ने सभी प्रकार की औद्योगिक गतिविधियों को आगे बढ़ाया। जहां एक और बिजली उत्पादन तथा परिवहन बढ़ा, वहीं दूसरी ओर कृषि में महीनी उपकरण तथा रासायनिक पदार्थों का प्रयोग बढ़ा। कचरे तथा मल विसर्जन, एफ्लुएंस डिस्चार्जेस और वायु में हानिकारक तथा खतरनाक गैसों को छीनने जैसी पर्यावरण समस्याएं आई। इन सब समस्याओं की वजह से उच्च प्रदूषण स्तर तथा कई प्रजातियों का पृथ्वी से लोप हो गया। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम्स की आंकड़े किल्ला रेड लुटा बुक अनुमानों के अनुसार 25% प्रजातियों लोप होने वाली है, क्योंकि हर रोज 100 से ज्यादा परालिर्धा लुप्त हो जाती है। बेरोकटीचा औद्योगिकरण के कारण भोपाल, चेनौल, चरमोबिल तथा एक मॉलियज एक्सोएन वाल्दियस जैसी घातक घटनाएं हुई। इसीलिए सतत विकास अभीर तथा अरीय देशों द्वारा अपनाई नहीं औद्योगिक गतिविधियों की खतरनाक तेजी के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया है। 1 फरवरी 2003 शहरीकरण द पीपल्स वनीकरण कर औद्योगिकरण सेना का संबंध है। औद्योगिकरण के बिलार गरी का हुआ।
इस क्षण जारी है कि विस्तार उस ग्रामीण क्षेत्र में हुआ जहां अन्न का उत्पादन होता है तथा वीर मवेशी पाले पाते हैं, जहां पर गांधी के साथ जंगल है जो तयेत में रहने वाले समुदायों को बनेगा भूमि तैयार जंगल के संसाधनों की हानि होती है तथा दूसरी और शहर की तरह ही अप्रबंधनीय जान माइग्रेशन होता है। भारत में प्रयासन का चक्कर 1970 के 24.5% से बढ़कर 1000 में 33.6% ही गया। 2025 में इराकी 57% तक बढ़ जाने की संभावना है। शहरों तथा वाबों व अनियंत्रित तथा शेजना रहित विस्तार से वही जनसंख्या अत्यधिक बढ़ गई है। इससे परिवहन संवाद, जलापूर्ति, सफाई तथा बिजली व्यवस्था पर अत्यधिक दबाव पड़ता है। इससे शहरी गरीबी तथा बेरोजगार जनसंख्या में वृद्धि हुई है। उनकी स्वास्थ्य संबंधी भी अनेक जटिल समस्याएं हैं। गरीब जाली निवासियों की हमें 3 श्रेणियों मिलती हैं: गृहहीन, मलिन, स्लम बस्तियों में रहने वाले और अंधकृत झुग्गियों में रहने वाले निवासी। जल आपूर्ति व सफाई व्यवस्था की पहुंच से गरीब शहरी बाहर होते हैं। इन सेवाओं के अभाव के साथ साथ कुपोषण और अतिसार, डायरिया, जठाक्षय रोग जैसी बीमारियों के कारण उनका स्वास्थ्य खराब रहता है। प्रायः शहरों में कूड़े तथा औद्योगिक कचरों का ढेर मिलता है। इससे वायु तथा जल प्रदूषण जैसी पर्यावरण समस्याओं का जन्म हुआ है, जिसकी कभी कभी चालक परिणाम होते हैं। नमो में आजकल गंभीर सामाजिक, आर्थिक एवं पर्यावरण संबंधी समस्याएं हैं। शहरीकरण का एक प्रभाव यह भी है कि शहर आसपास के क्षेत्रों से कच्चा माल प्राप्त करता है और कचरा तथा प्रदूषण पैदा करता है। उदाहरण के लिए दिल्ली में आग जलाने वाली लकड़ी मध्य प्रदेश के जंगलों से आती है। आग जलाने वाली लकड़ी की अधिक मांग तथा उसके वाणिज्यीकरण से दूर के भूमि बनी का नाश होता है। नदियों में अनौपचारिक कचरे के जाने से नदियों गंदी होती हैं। इसलिए जल जीवन तथा नीचे रहने वाले मानव बसावटों को गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आसपास के क्षेत्र की हरियाली पर भी कुप्रभाव पड़ता है। उदाहरण के लिए तेजाबी वधों, जो यूरोप में हरियाली तथा जनजीवन के लिए सर्वनाशक है, पड़ोसी देशों में औद्योगिकरण से उत्पन्न गंभीर वायु प्रदूषण का परिणाम है। फिर ग्रामीण बसावट के शहरी गोंडरों के पास होने से ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ता है। गहरी तथा औद्योगिक कर्बों में श्रमिकों, उद्यमी कुशलता के स्थानांतरण तथा भूमि के वाणिज्यीकरण से इन ग्रामीण क्षेत्रों को रोजगार के रूप में कुछ सकारात्मक लाभ है, लेकिन इससे उत्पादन क्रियाओं के प्रकार में भी अंतर आता है और यहाँ तक कि किसानों को अपनी भूमि से बहिष्कृत हो जाना पड़ता है। 1 फरवरी 2004 अस्मताएं। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम टाइम UNDP विकसित जीवन की गुणवत्ता के अध्ययन हेतु मानव विकास सूचकांक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI ने उत्तर तथा दक्षिण के देशों के बीच बढ़ते हुए अंतर को स्पष्ट किया है। एक और तो विश्व जनसंख्या के अमीर अल्पसंख्यकता अश्लीलतर उपभोग करती है, जिससे भूमंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र की बहुत अधिक नुकसान होना है, लेकिन वे केवल अपने स्थानीय पामवरण की सुरक्षा कर रहे हैं। दूसरी ओर विश्व गरीब में अधिक तथा तीर से बढ़ती विश्व जनसंख्या को अपनी गरीबी के कारण अपने उस प्राकृतिक संसाधनों के भंडार को निम्नीकृत कला दिया है जिस पर वह प्रत्यक्ष तौर पर निर्भर है। इस साथ साथ निखर आर्थिक मनोवृद्धि तया भूमस्थारीकरण में एक बड़े भूमंडलीय मध्यम वर्ग का सदय हो रहा है। विकासशील देश जहां पर विश्व की 77% जनसंख्या रहती है, विश्व आय का मात्र 15% उत्पादन करते हैं। जगत का प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय 12,510 अमेरिकी लिर है, दक्षिण यो 710 अमेरिकी डॉलर से 18 गुना है। संयुक्त विकास कार्यक्रम पिछले दशक में वह अनुमान लगाया था कि आने वाले दशकों में गरीबी की संख्या बढ़ेगी। इस बदतरी का संबंध अंतर्राष्ट्रीय आपारिक संस्थाओं द्वारा अपनाई जा रही अनुचित विकासात्मक नीतियों से है। इससे हमारे सामने कुछ प्रमुख मुद्दे कमरे हैं। पहला मुद्दा तो यह है कि चतवन स्थल पर कृषि तथा घरेलू औद्योगिक उत्पादों में मूल्य कैसे जोड़ा जाए। दूसरा, हाशिए पर आए गरीब बच्चों, निष्पित नारियों तथा दलितों की सेवा में लगी संस्थाओं को किस प्रकार से कल्याण कोष उपलब्ध कराया जाए। और तीसरा, यह कि आर्थिक भूमंडलीकरण की प्रक्रिया में संपत्तिवान तथा संपत्तिहीन लोगों के बीच बढ़ते अंतर को कैसे कम किया जाए। 1 फरवरी 2005 संसाधन उपयोग। सभी राष्ट्रों द्वारा व्यक्तिगत तौर पर तथा अंतर्राष्ट्रीय समयान किए जाने वाले इस पृथ्वी को 4 प्रमुख संसाधन है: भूमि, जात, वायु तथा जंगल। औद्योगिक देश जैसे G8 अमेरिका, जापान, जर्मनी, इंग्लैंड, फ्रांस, इटली, कनाडा तथा उस आर्थिक सहयोग तथा विकारा का संगठन ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट OECD और यूरोपीय संघ जहां विश्व जनसंख्या का 23% निवास करता है। संपूर्ण एशिया, लैटिन अमेरिका तथा अफ्रीका को द्वारा संसाधन उद्यम से कई गुफा व्याक संसाधन उपभोग कर रहे हैं। एक अमेरिकी नागरिक की ऊर्जा समरा 160 तंजानियाई नागरिकी अथवा 900 नेपालियों के बराबर है। उत्तर की संपन्नता ने पर्यावरण में क्लोरोफ्लोरोकार्बन CEC भी खतरनाक गैस को छोड़ दिया है। इसमें केवल अमेरिका का ही योगदान 25% का है। दूसरी ओर गरीब देश ऋण से इतने दबे हुए हैं कि ऋण चुकाने वाले उन्हें अपने संसाधनों का अति दोहन करना और उन्हें अमीर देशों को बेचना पड़ रहा है। 1.3 सतत विकास की अवधारणा का उदय।
रातक विकास की अवधारणा की जड़ी को 1960 के दशक में तब से देखा जा सकता है जब वैज्ञानिक बैंकल कार्सन रेचल कैरियन ने दी साइलेंट स्प्रिंग द साइलेंट स्प्रिंग 1962 शीर्षका से एक पुस्तक लिखी। इस पुस्तक ने कीटनाशक जी की टी डिचलोर डाइफेनिल ट्रिचलोरोएथेन प्रयोग से वन्य जीवन के सर्वनाश की ओर जनता का ध्यान आकर्षित किया। यह पुस्तक पर्यावरण, अर्थव्यवस्था तथा सामाजिक मलाई के बीच परस्पर संबंधों की आयन में मील का पत्थर साबित हुई। इसी काल में धीरे धीरे भूमंडलीय पर्यावरणीय सीमितता भी की आशंका का भी उदय हुआ। दी साइलेंट प्रिंस के बाद ही जानवर जनसंख्या जीव विज्ञान शास्त्री हर्लिच में 1068 में अपनी पुस्तक पॉपुलेशन पॉपुलर नॉर्म रान प्रकाशित की, जिसमें उन्होंने मानव जनसंख्या संसाधन दोहन तथा पर्यावरण के बीच संबंधी पर प्रकाश डाला। 19 था प्रोट ऑफ दी अर्थ थी फ्रेंड्स ऑफ दी अर्थ बनाई गई, जिसे पर्यावरण की पतन की सुरक्षा और निर्णय प्रक्रिया में नागरिकों की मान लेने हेतु रास्ता बनाने के लिए समर्पित किया गया। उत्तर के देशों की सरकारें में यह मानने लगी कि शनिवार को नुकसान पहुंचा रहा था। उदाहरण के लिए बीडन की सरकार की बिंत यह थी कि ज्ञानी वर्षा से उसकी औलें बर्बाद हो रही थीं। यह वर्षा पोची औद्योगिकृत राज्य में अत्यधिक प्रदूषण से कारण थी। 1975 में आर्थिक सहयोग तथा विकास के लिए संगठन OECD ने प्रवर्मादे पोलिटिव पेस प्रिंसिपल सिद्धांत बनाया, जिसमें यह कहा गया कि प्रदूषण फैलाने वाले देशों को उसकी कीमत देती चाहिए। 1972 में सीन इंस्टीट्यूट ऑफ टोली मामोक्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से युवा वैज्ञानिकों के एक समूह कर क्लब ऑफ रूम अपनी गई सीमित ग्रोथ लिमिट्स टू ग्रोथ प्रकाशित की, ने पूरे विश्व में हर मचा दी। इस रिपोर्ट की टेलीविजन पर भी काफी चर्चा रखी। इस रिपोर्ट में अभिवृद्धि को धीमा करने पर गंभीर परिणामों की भविष्यवाणी की गई थी। 1072 में स्टॉकहोम में मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन ऊंचे का आयोजन हुआ। पहली बार अंतर्राष्ट्रीय कार्यसूची में यह विचार शामिल किया गया कि पर्यावरण एक गंभीर विकास मुद्दा है। इससे संयुक्त राष्ट्र का यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम यूएनईपी की स्थापना हुई। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के पहले निदेशक मॉरिस ट्रॉग ने पारिस्थितिकी विकास एको डेवलपमेंट शब्द बनाया, जिसने विकास की पर्यावरण सुरक्षा के साथ जोड़ा। उसके बाद सतत विकास की ओर यात्रा में अनेक मील के पत्थर बनाए गए। साठ समाज की आमान का 1974 में विश्व चर्च परिषद वर्ल्ड काउंसिल ऑफ चर्चेस द्वारा बुलाई गई मानव विकास के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का आयन सम्मेलन में हुआ। इसमें दिलचस्प बात यह है कि इस अवधारणा की विषय वस्तु पहले पर्यावरण दशा नहीं थी। सतत समाज की अवधारणा का संबया व्यायुक्त वितरण से था, जो 1987 में ब्रह्मटलैंडा रिपोर्ट की एक महत्वपूर्ण विशेषता बना। सतत समाज में लोकतंत्रीय भागीदारी की अवधारणा भी निहित थी, जो लगभग 200 वर्ष बायरियो पृथ्वी सम्मेलन 1992 की एक महत्वपूर्ण विषय बनी। 1980 में यो विद्वानों भूवैज्ञानिक एया बालोअर, ईवा बाफोर तथा पर्यावरण व विकास के अंतर्राष्ट्रीय संस्थान की एक आनुवांशिकी हार्ची बैंक जैक्सन WEKK जैक्सन ने सतत विकास की अवधारणा सामने रखी। 1992 के पर्यावरण व विकास के संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन रियो सम्मेलन में इस अवधारणा को व्यापक करते हुए इसमें विकास की पूर्ण अवधारणा को शामिल किया। इसमें सरकारी तथा गैर सरकारी संगठनों, उद्योगपति, वैज्ञानिकों, समुदाय समूही तथा बुनियादी संगठनों को भी इकट्ठा किया गया। यह अंतर्विषयक अवधारणाओं में महत्वपूर्ण अवधारणा बन गई, जिसे पर्यावरण, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, राजनीति विज्ञान, जीव विज्ञान तथा लिंग अध्ययनों में शामिल कर लिया गया। 2000 तक सतत विकास की अवधारणा तो सभी अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के निर्देशित सिद्धांत के रूप में स्थापित हो चुकी थी। तब से संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य सतत विकास कार्यक्रमों तथा कार्यनीतियों की राष्ट्रीय स्तर पर रिपोर्ट प्रकाशित करते हैं और उन्हें विशेष रूप से निर्मित सतत विकास के लिए संयुक्त राष्ट्र आयोग UN का मिशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट CSD को प्रस्तुत कसो है। विभिन्न समूह इस संबंध में विभिन्न नामों का प्रयोग करते हैं। इसे सतत मानव विकास, सतत आर्थिक अभिवृद्धि, सतत सामाजिक आर्थिक विकास और सतत स्थानीय कारक प्रबंध भी कहा जाता है। 2004 में इसे सतत विकास के लिए सूचना संचार प्रौद्योगिकी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ICT का नाम दिया गया। 1.4 सतत विकास की परिभाषाएं, आयाम तथा अवधारणाएं। विश्व परीक्षण कार्यनीति रिपोर्ट में सतत विकास की रीक्षण तथा विकास एकीकरण परिभाषित किया गया, जिससे यह सुनिश्चित हो कि एक से संशोधन से बाद में भी चोरों जीवन बना रहे तथा उनको कल्याण हो। विकास को जीवोधन और मानवा की पूर्ति हेतु तथा मानव जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए मानवीय दिल्ली राजीव कुट निर्जीव संसाधनों के प्रयोग के समय में परिभाषित किया गया। यदि साधनों का परीक्षण रहो हो, विकास खतरनाक साबित हो सकता है। इसीलिए रिपोर्ट में संसाधनी के परीक्षण को जॉर्डमंडल के मानवीय प्रयोग के प्रबंध के रूप में परिभाषित किया गया, जिससे भविष्य की पीढ़ी की आवश्यकताओं तथा आकांक्षाओं की संभावना को बनाए पड़ते हुए वर्तमान पौड़ी को अधिकतम उतक्षील देशम प्राप्त हो। ब्रिस्टलैंड रिपोर्ट में भी वही बात कही गई। लैंड रिपोर्ट 1983 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में नॉर्वे की प्रधानमंत्री श्रीमती ग्रो हार्लम अस्टलैंड की अध्यक्षता में पर्यावरण व विकास पर विश्व आयोग की स्थापना की। आयोग की रिपोर्ट 1987 में अपर कॉमन फ्यूचर चेयर कॉमन फ्राई के नाम से प्रकाशित हुई। इस रिपोर्ट में दी गई सतत विकास की परिभाषा में भी प्रमुख अवधारणाएं निहित है। एक, आवश्यकता की अवधारणा, विशेषकर संसार के निर्धनों की आवश्यकताएं जिन्हें प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
दो, सीमितता का विचार, जिसका आरोपण प्रौद्योगिकी की स्थिति तथा सामाजिक संगठनों ने वार्यागरण की वर्तमान तथा भविष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करने की क्षमता को देखते हुए किया है। रिपोर्ट में जोर दिया गया कि सतत विकास का संबंध एक कौड़ी अंतःपीढ़ी के भीतर तथा पीढ़ियों के मध्य अंतःपीढ़ी सामाजिक न्याययुक्तता से है। आयोग ने पर्यावरण संबंधी निर्णयों के केंद्रीय आर्थिक निर्णय प्रक्रिया से एकीकरण के महात्म पर जोर दिया। उसने दलील दी कि अत्यधिक गरीबी भरे संसार में स्वस्थ पर्यावरण संभव नहीं है, जहां पर कि लोग जीवित रहने के लिए अपनी निर्धनता के कारण पर्यावरणनाशी क्रियाएं करने के लिए विवश है। इसीलिए उसने मुख्य तौर पर आर्थिक अभिवृद्धि पर जोर दिया। उंडरलैंड रिपोर्ट को व्यापक तौर पर स्वीकार किया गया, क्योंकि यह रिपोर्ट तब जारी हुई जबकि अंटार्कटिका में ओजोन छिद्र 1995 का पता चला और चौबेल परमाणु दुर्घटना हुई, जिससे पूरे यूरोप में रेडियोधर्मी तरंगे फैल गई। पृथ्वी सम्मेलन कृष्ण पाखंड आयोग की रिपोर्ट को प्रभावित होकर संयुक्त राष्ट्र ने रियो में एक सम्मेलन किया, जिसे लोकप्रिय भाषा में पृथ्वी सम्मेलन कहा जाता है। इस सम्मेलन में यह घोषणा की गई कि विकास के अधिकार की प्राप्ति इस प्रकार को जिरासे की वर्तमान तथा भविष्य की पीढ़ियों की विकासात्मक तथा पर्यावरणीय आवश्यकताओं की न्यायुका पूर्ति हो। इस सम्मेलन ने निम्न दस्तावेज जारी किए। जलवायु परिवर्तन पर लाता संबंधी अनुका, जैविक विविधता पर अनुनय, वन्य सिद्धांतों पर यक्तवा, रियो घोषण, कार्यसूची अगमदा 21, जलवायु परिवर्तन पर रूपरेखा संबंधी अनुबंध, द फ्रेमवर्क कॉन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज FCCC। जहां रूपरेखा ने जीवाश्म ईंधन के उपयोग को सीमित करने की बात करें। इसकी प्रेरणा मॉन्ट्रियल समीचे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से मिली, जिसमें ओजोन के पतन के लिए जिम्मेवार गैसों के कम उपयोग पर सहमति हो गई थी। स्वरेखा ने यह स्वीकार किया कि चीन एजस गैसों के कारण जलवायु परिवर्तन एक गंभीर समस्या था। इसमें कहा गया कि औद्योगिक देशों को अपने कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन स्तर सन 2000 तक सन 1990 के स्तर पर ले जाना चाहिए। दक्षिण के देशों के लिए इस संबंध में कोई नगर। जैविक विविधता पर अनुबंध, द कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी CBD। इस समझौते में इस बात की पुष्टि की गई कि प्रत्येक देश का अपनी जैविक विविधता पर संप्रभु अधिकार है, जिसकी परस्पर स्वीकृत शर्तों के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय तौर पर हिस्सेदारी होनी चाहिए। इसमें देशी ज्ञान को बौद्धिक संपत्ति इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के रूप में स्वीकार किया गया। वन सिद्धांतों पर वक्तव्य, द स्टेटमेंट ऑन फॉरेस्ट प्रिंकल्स। उष्णकटिबंधीय वनों वाले देशों ने अपने वनों पर अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप को असहनीय माना। इसीलिए यह दस्तावेज लाया गया, जिसमें वर्गों पर राष्ट्रीय संप्रभुता पर जोर दिया गया। रियो घोषणा। इस घोषणा में 27 सिद्धांत थे। इन सिद्धांतों में प्राकृतिक संसाधनों पर राष्ट्रीय संप्रभुता और राज्यों के बीच सहयोग पर जोर दिया गया। वैज्ञानिक तथा प्रौद्योगिकी नवीकरण, पर्यावरण समान अन्य मुद्दे थे जिन पर जोर दिया गया। कार्यसूची 21। यह 5 वृक्षों का एक दस्तावेज है। इसमें बड़े राज्य तथा सरकारी संस्थाओं व परियोजनाओं के स्थान पर नागरिकों, विशेषकर महिलाओं, समुदायों तथा गैर सरकारी संगठनों की भूमिका एवं भागीदारी पर जोर दिया गया। बाजार, व्यापार तथा व्यवसाय की सतत विकास लाने में भूमिका पर भी जोर दिया गया। कार्यसूची 21 ने ज्ञान उत्पन्न करने वाली संस्थाओं के महत्व पर भी प्रकाश डाला। कार्यसूची 21 के कार्यान्वयन को सतत विकास परिषद CSD देखती है। इसकी बैठक न्यूयॉर्क में हर वर्ष 3 सप्ताह के लिए होती है। सतत विकास पर विश्व सम्मेलन, द वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट WSSD, निधो सम्मेलन के 10 वर्ष बाद 2002 में जोहानसबर्ग में सतत विकास पर सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन को रिखी 10 भी कहते हैं। इसमें देशों से 2015 तक अत्यधिक मछली पकड़ने पर रोक लगाने और 2012 तक समुद्री सुरक्षित क्षेत्र बनाने को कहा गया। इसमें 2010 तक जैविक विविधता के नाश की दर की काफी सीमा तक घटाने पर भी एक समझौता हुआ। 1 अप्रैल 2001 सततशील तथा गैर सततशील क्रियाएं। 8 सतत विकास की अवधारणा मात्र पर्यावरण की बात नहीं करती, बल्कि इसका संबंध हमारी अर्थव्यवस्था और हमारे समाज से भी है। सततशीलता एक अवधारणा है जी विकास के जरिए मानव के पर्यावरण पर प्रभाव की बतलाती है। आज की पर्यावरण समस्याएं मुख्य तौर पर प्राकृतिक संसाधनों के गैर सतत उपभोग तथा फूचे काम के उत्पाद के प्रबंधन का परिणाम है। सततशीलता की संबंध पर्यावरण संरक्षण, निरंतर आर्थिक अभिवृद्धि तथा सामाजिक न्याययुक्तता से है। सतत विकास का उद्देश्य सभी के लिए जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाना है। इसका अर्थ भी निम्न लोगों के लिए निम्न है। संवेदनशील पर्यावरणवादियों से लेकर ज्ञातवादियों तक ने इस अवधारणा को अपनी आवश्यकता अनुसार परिभाषित किया है। यह लोकतंत्र या की अवधारणा के अनुसार है, जिन पर कोई विरोध नहीं होता, लेकिन उसकी वासना सिमल विरोधी मुठ अपनी विद्या के अनुकर है। फिर भी संतत विकास संबंध में क्रियाओं को पिला सकते हैं। ये क्रियाएं हैं संक्षेप, वस्तुओं को निरंतर चक्कर कंटिन्यूअस साइकिल में इस्तेमाल करें। यूनिवर्सिटी, ऊर्जा की विश्वसनीय स्रोतों का प्रयोग निखर करें। मानवीय व्यक्तित्व के साथ उचित पक्ष का प्रयोग करें। सतत विकास अभिवृद्धि को बिना कम किए उसे अधिक समय तक बनाए रखना चाहिए। क्रियाएं तब असतत होती है जब प्राकृतिक संसाधन का ही अधिक प्रयोग हो।
उपभोग नवीकरण से तीव्र हो। जीवन के रूपों की अत्यधिक हत्या की जाए जिससे प्रजातियों ही समाप्त हो जाएं। है वरयात्रण के संचित पतन का कारण बने।